नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और आपका मेरे चैनल जय विविध अशोक पर स्वागत है। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आपको अपलोड किए जाए उनके बारे में जानकारी मिल सके। चैप्टर नंबर 23 मॉड्यूल सी पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स है आपका पेपर नंबर 3। यहाँ पर हम फॉरेक्स अर्थमेटिक का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 23 का, ठीक है। तो एक पार्ट हो चुका है जिसमें हमने बेसिक देखा कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। उसके बाद में फिर हमने देखा कि डायरेक्ट कोड क्या होते हैं, इनडायरेक्ट कोड क्या होते हैं, कोड को कैसे रीड किया जाता है। ये सारी बातें हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट इन फॉरेक्स मार्केट। तो देखो, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में दो तरीके के रेट होते हैं, बिड रेट होता है और ऑफर या आस्क रेट होता है। तो बिड रेट होते हैं, दूसरा रेट होता है ऑफर या आस्क रेट। ये दो रेट होते हैं, चाहे ऑफर कहिए चाहे आस्क कहिए, एक ही बात होती है। बिड रेट का मतलब वो रेट होता है जिस रेट पर डीलर या बैंक फॉरेन एक्सचेंज को बाई करना चाहता है, विदेशी करेंसी को जिस रेट पर वो खरीदना चाहता है उसे बिड रेट कहते हैं। बिड रेट इज द रेट एट विच डीलर का मतलब बैंक होता है, कस्टमर नहीं, ठीक है, इज विलिंग टू बाई द बेस करेंसी। बेस करेंसी का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था आपको। अगर यूएसडी अपान INR लिखा हुआ है तो इसमें बेस करेंसी कौन सी है? यूएसडी। किसका कोट है ये? यूएसडी का कोट है, तो बेस करेंसी। तो जिस रेट पर बेस करेंसी को खरीदने के लिए डीलर या बैंक तैयार है उसे बिड रेट कहते हैं, और हमेशा लो रेट पर खरीदना चाहता है। बैंक या डीलर हमेशा लो रेट पर खरीदेगा और महंगे में बेचेगा, सस्ते में खरीदेगा और महंगे में बेचेगा। ऑफर रेट क्या होता है? ऑफर रेट वो रेट होता है जिस रेट पर डीलर बेस करेंसी को बेचने के लिए तैयार है, सेल करने के लिए तैयार है। कितने में ऑफर कर रहे हो बेचने के लिए, तो उसे ऑफर रेट कहते हैं, सेलिंग रेट कह देते हैं। यहाँ पर हायर रेट अप्लाई किया जाता है, लोअर रेट नहीं अप्लाई किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर एक कोट है USD INR की, ये रेट दिया हुआ है, ठीक है। USD INR यानी ये जो है कोट किसकी है? USD की है। बेस करेंसी कौन सी है? USD है। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक जो है इतने रुपए में 74.95 रुपीज़ में एक जो है डॉलर खरीदने के लिए तैयार है। तो ये आपका बिड रेट हो गया, ठीक है। कौन सा रेट हो गया? बिड रेट हो गया। और अगर ये वाला रेट ले लेंगे, कितना लिखेंगे इसको? 74.9600। कैसे इसको रीड करते हैं पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, नई चीज़ नहीं है। तो ये रेट आपका आस्क रेट हो जाता है, या इसे ही ऑफर रेट भी कह देते हैं। तो यही बोला गया है। क्वेटिंग बैंक मतलब जिस बैंक ने ये रेट कोट किया है, जिस बैंक ने ये रेट लिखा है, वो बैंक जो है इस डॉलर को USD को बाई करने के लिए तैयार है इस रेट पर, पहले वाले पर, और इस रेट पर उसे सेल करने के लिए तैयार है, ठीक है। जिस बैंक ने कोट किया है, जिस बैंक ने कोट किया है का क्या मतलब है? कई बार क्या होगा, हो सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है PNB के पास जाए और डॉलर खरीदने की कोशिश करे। यानी कि बैंक, देखो यहाँ सिचुएशन 3 बनती हैं। एक तो बैंक और कस्टमर है, यानी कस्टमर आ रहा है खरीदने बेचने के लिए, एक बैंक दूसरे बैंक के पास जा रहा है, या तीसरी परिस्थिति है एक बैंक RBI के पास जा रहा है, ठीक है। 3 सिचुएशन होती हैं। तो जो जिसके पास जाओगे वो हेड होगा और जो दाम पूछेगा वो कस्टमर होगा। इसका क्या मतलब है? अगर जैसे कस्टमर हमारे पास आता है और पूछता है कि मुझे $1 खरीदना है, तो कौन हमारे पास आया? कस्टमर। हम तो कस्टमर के पास जाएंगे नहीं, सीधी सी बात भाई। हम क्यों जाएंगे कि ये डॉलर ले लो? नहीं, हम नहीं जाएंगे। कस्टमर हमारे पास आएगा, तो हमारे पास यानी बैंक के पास है तो बैंक बॉस हो गया, ओके। तो ये बैंक हो गया और कस्टमर आपका कस्टमर है। यहाँ पर बैंक और बैंक है। अगर बैंक और बैंक है, मान लो SBI आता है PNB के पास में, तो कौन आया है? SBI आया है, इसलिए इस SBI कस्टमर हो गया, क्योंकि SBI आया PNB से पूछने कि $1 कितने का है। तो जिसने रेट पूछा वो कमजोर हो गया, एक तरीके से वो कस्टमर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कस्टमर कौन हो गया? SBI। और अगर बात करें बैंक और RBI की, तो देखो RBI बॉस होता है, बैंकों को ही RBI के पास जाना पड़ेगा डॉलर खरीदने या बेचने के लिए, RBI नहीं आता है। तो यहाँ कस्टमर कौन हो जाएगा? बैंक हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर कोट कौन कर रहा है? यहाँ पर PNB कोट करेगा, यहाँ पर बैंक कोट करेगा, यहाँ पर RBI कोट करता है। तो ये खरीदने और बेचने के लिए ये रेट पर तैयार हैं। समझ में आई बात? ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल में देखें, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और USD का रेट दिया हुआ है इतना। इसका मतलब जो बैंक ने ये रेट दिया हुआ है GBP USD का, वो GBP को इतने डॉलर पर खरीदने के लिए, बाई करने के लिए, और इतने रेट पर सेल करने के लिए तैयार है। तो ये बिड रेट हो गया पहला वाला। ये कौन सा रेट हो गया? बिड रेट। और ये कौन सा रेट हो गया? आस्क रेट या
ऑफर रेट हो गया। ओके, इसी को अगर हम लिखना चाहें तो 1.3680 लिख देंगे, राइट। ये आपका आस्क रेट हो गया और ये आपका बिड रेट हो गया। तो जो कोटिंग बैंक है वो बाई करना चाहता है 70 पर और सेल करना चाहता है 80 पर। क्लियर हो जाती है बात। उसके बाद मैंने आपको बताया कि बैंक हमेशा एक फंडे पर काम करता है। गांठ बांध के रख लीजिए इस बात की कि बैंक हमेशा बाई लो और सेल हाई करता है। बैंक कौन है, डीलर कौन है, जिसने रेट ऑफर किया है। ध्यान दीजिएगा, जो पूछने आएगा वो कस्टमर कहलाएगा। सरल सी बात है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ आरबीआई और यहाँ पर पीएनबी है, तो बताओ इसमें कस्टमर कौन है, कस्टमर पीएनबी हुआ और रेट कौन ऑफर करेगा, आरबीआई। तो ये आरबीआई के ऊपर लागू होगा कि ये बाई लो और सेल हाई करेगा। गहरी बात है, समझिएगा वरना फिर कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, तो बाई लो और सेल हाई। एक एग्जांपल के तहत देख लेते हैं। $1 का कोड दिया हुआ है, $1.80 और 81 लिखा हुआ है। तो जो छोटा वाला रेट होता है, पहला रेट होता है फ्रेंड्स, उसे बिड रेट कहते हैं। जो बड़ा वाला रेट होता है उसे ऑफर रेट कहते हैं। यहाँ डीलर यानी बैंक जो है बेस करेंसी को क्या करना चाहता है, सस्ते में खरीदता है, यानी $1.80 का वो खरीदेगा, तो ये आपका बिड रेट हो जाएगा। और वो महंगे में बेचता है यानी 81 रुपये हो गया, तो ये आपका ऑफर रेट या इसी को ही आस्क रेट कह देते हैं। तो बाई 80 में करेगा और सेल 81 में करेगा। कौन, बैंक या डीलर। कस्टमर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, हम बैंक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बिड रेट ऑफर रेट आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट अर्थमेटिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स की। पहला, वैल्यू डेट क्या होता है। ठीक है, द वैल्यू डेट इज द डेट ऑन व्हिच द एक्सचेंज ऑफ करेंसीज एक्चुअली टेक प्लेस। जिस डेट पर करेंसी का एक्चुअल में एक्सचेंज होता है उसे वैल्यू डेट कहा जाता है। जैसे मान लो आपने 1 दिसंबर को डील की, लेकिन जो मतलब करेंसी का एक्सचेंज हुआ वो 5 दिसंबर को हुआ, तो यहाँ 5 दिसंबर आपकी वैल्यू डेट कहलाएगी, 1 दिसंबर नहीं कहलाती है, क्योंकि 1 दिसंबर को हमने आपसे सिर्फ डील करी थी। करेंसी का एक्सचेंज एक्चुअल में किस डेट को हुआ, करेंसी का एक्सचेंज का क्या मतलब है, आपने हमको $1,00,000 दिए, मैंने आपको बदले में 80 लाख रुपए दिए। ठीक है, तो एक बैंक ने $1,00,000 दिया, दूसरे बैंक ने 80 लाख रुपए दिए। तो ये एक्सचेंज जिस डेट को प्रभावित होता है, जिस डेट को एक्चुअली ये हैपन होता है, उसी डेट को फ्रेंड्स वैल्यू डेट कहा जाता है। और बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट हमारे पास में 4 तरीके के एक्सचेंज रेट होते हैं। इस कॉन्सेप्ट पर कि सेटलमेंट किस डेट को हो रहा है या करेंसी का एक्चुअल में एक्सचेंज किस डेट को हो रहा है, उसके आधार पर जो है एक्सचेंज रेट 4 तरीके के होते हैं। पहला कैश या रेडी रेट कहलाता है, पहला कैश या रेडी रेट होता है, दूसरा टर्म रेट होता है, तीसरा स्पॉट रेट होता है और चौथा आपका फॉरवर्ड रेट होता है। ठीक है, ये 4 रेट होते हैं, जिसमें से कैश रेट वो होता है जिस दिन डील हुई, जिस दिन आपने डील की उसी दिन ही अगर करेंसी का स्वैप हो गया तो उसे कैश या रेडी रेट कहेंगे। टर्म का मतलब टुमारो होता है, जिस दिन डील हुई उसके अगले दिन, टुमारो, नेक्स्ट डे अगर जो है करेंसी का सेटलमेंट हुआ या करेंसी का जो है एक्सचेंज हुआ तो उसे टर्म डील कहेंगे। और उसके बाद में टर्म से अगले दिन चले जाइए, अगर उस समय सेटलमेंट हो रहा तो उसे स्पॉट कहेंगे, और अगर स्पॉट से भी आगे किसी भी दिन चले जाइए तो उसे फॉरवर्ड रेट कहते हैं। ठीक है, समराइज कर दिया, लेकिन पढ़ना हमें इसी के बारे में है, एग्जाम्पल सहित देखेंगे। देखिए पहला रेट है कैश या रेडी रेट। ठीक है, कैश या रेडी रेट की बात कर रहे हैं। इट इज द रेट व्हेन एन एक्सचेंज ऑफ करेंसी टेक प्लेस ऑन द डेट ऑफ डील। जिस डेट को डील हुई है उसी डेट को ही करेंसी का एक्सचेंज हुआ है, या उसी दिन ही करेंसी का सेटलमेंट भी हम बोल सकते हैं। अगर हुआ है तो उसे हम रेडी या कैश रेट बोलते हैं। जैसे डील किस डेट को हुई है, 10 जुलाई को, और सेटलमेंट किस डेट को हुआ करेंसी का, या करेंसी आपस में अदला बदली किस डेट को हुई, 10 ही तारीख को हो गई। तो ये कौन सा रेट ऑफर किया जा रहा है, कैश रेट या रेडी रेट। 8 मई को डील हुई और 8 ही मई को सेटलमेंट हो गया, 8 ही मई को करेंसी स्वैप कर दी गई, एक्सचेंज कर दी गई। तो हमारा मतलब हुआ कि यहाँ पर हम कौन सा रेट ऑफर करेंगे, कैश या रेडी रेट ऑफर करेंगे। क्लियर हो जाती बात। टर्म का मतलब मैंने आपको समझाया था फ्रेंड, टर्म का मतलब टुमारो होता है। ठीक है, टर्म रेट कब है, व्हेन द एक्सचेंज ऑफ द करेंसी टेक प्लेस ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। अगले वर्किंग डे पर जब करेंसी का सेटलमेंट होता है तो उसे हम टर्म रेट ऑफर करते हैं। क्या रेट ऑफर करेंगे, टर्म का मतलब टुमारो होता है। देखिए जैसे 1 फरवरी को आपका डील हुई, 4 फरवरी को आपकी डील हुई और अगले दिन 5 फरवरी को करेंसी का सेटलमेंट हो रहा है। 1 जून को आपकी डील हुई, उसके अगले दिन 2 जून को सेटलमेंट हो रहा है।
1 अप्रैल को आपकी डील हुई और 2 अप्रैल का आपका सेटलमेंट हो रहा है, तो इसे फ्रेंड्स हम क्या बोलेंगे, टर्म डील कहेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नेक्स्ट वर्किंग डे की बात की कही गई है, अगला दिन वर्किंग होना चाहिए। अब वर्किंग होना चाहिए इसका मतलब कि कुछ कंडीशंस होती हैं। आइए देख लेते हैं कि सेटलमेंट के लिए क्या कंडीशन होती है या करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। 2 कंडीशन हैं। पहली कंडीशन ये है फ्रेंड्स कि जो सेटलमेंट डेट या जिस डे को या जिस डेट को सेटलमेंट होना है वो डेट जो है वर्किंग होना चाहिए दोनों कंट्रीज में। सोचो अगर हम डॉलर और रुपए का एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, या कोट यूएसडी INR की है, तो जिस दिन सेटलमेंट होना है उस दिन यूएस में भी वर्किंग डे होना चाहिए, उस दिन इंडिया में भी वर्किंग डे होना चाहिए। अगर किसी भी एक देश में छुट्टी है तो अगले दिन बढ़िए, जब दोनों जगहों पर वर्किंग डे हो तभी सेटलमेंट हो सकता है। क्लियर हो गई बात? दोनों कंट्री में वर्किंग डे होगा तो भी सेटलमेंट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सेटलमेंट डेट क्या होती है, नेक्स्ट कॉमन वर्किंग डे इन बोथ द कंट्री। दोनों कंट्री में कॉमन वर्किंग डे जो होगा उस दिन सेटलमेंट होगा। दूसरा होता है अगर सैटरडे संडे बीच में आ जाता है सेटलमेंट के बीच में, तो सैटरडे संडे हॉलीडे होता है। सैटरडे संडे फॉरेक्स मार्केट नहीं चलती है, तो सैटरडे और संडे के दिन फ्रेंड्स जो है मार्केट बंद रहती है। तो अगर सैटरडे संडे बीच में आ गया तो अब मंडे की तरफ चले जाइए, नेक्स्ट वर्किंग डे की तरफ चलाइए, जो दोनों कंट्री में वर्किंग डे हो वहां चले जाते हैं। तो ये 2 कंडीशंस हो गई। पहली कंडीशन सेटलमेंट डेट दोनों कंट्री में वर्किंग डे होना चाहिए, और दूसरा सैटरडे संडे को मतलब फॉरेक्स बंद रहता है, तो अगर सैटरडे संडे बीच में पड़ गया है तो उस दिन सेटलमेंट नहीं होता है। ठीक है, अगला वर्किंग डे हमें ढूंढना पड़ता है। एक एग्जांपल देखिए, एक ही एग्जांपल से आपको पूरा बेहतर समझा देंगे। ठीक है, एग्जांपल है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। देखिए अ डील वाज डन ऑन 24 जनवरी 2021। 24 जनवरी को एक डील की गई और उस दिन वेडनेसडे था। 24 जनवरी को डील की गई, उस दिन वेडनेसडे था। ऑन टर्म बेसिस, यानी टर्म बेसिस का मतलब है कि 24 तारीख को डील हुई है, टर्म है मतलब 25 जनवरी को यहाँ पर सेटलमेंट हो जाना चाहिए था। कितनी तारीख को? 25 जनवरी 2021 को सेटलमेंट होना चाहिए था। बट 25 जनवरी इज हॉलीडे इन यूएस, लेकिन उन्होंने कहा क्वेश्चन में कि 25 जनवरी को जो है छुट्टी है, तो भाई 25 जनवरी को अगर छुट्टी है यूएस में तो हम 26 जनवरी को करेंगे, 26 जनवरी 2021 को। लेकिन अब हमें पता है कि 26 जनवरी को हमारे देश में छुट्टी होती है, तो इंडिया में हॉलीडे हो गया। इसका मतलब अब 27 जनवरी को सेटलमेंट होना चाहिए। कितनी तारीख को? 27 जनवरी को हमारा सेटलमेंट होना चाहिए इस हिसाब से। ठीक है, अब लेकिन इन्होंने दिन भी दे रखा है वेडनेसडे, तो अगर ये 24 तारीख को वेडनेसडे है तो 25 तारीख को थर्सडे होगा, 26 तारीख को आपका फ्राइडे होगा, है ना, और 27 तारीख को आपका सैटरडे होगा। यानी 27 तारीख को सेटलमेंट होनी चाहिए था मैंने कहा, लेकिन उस दिन पड़ गया सैटरडे, तो 27 को भी सेटलमेंट नहीं हो सकता। 28 तारीख को आ जाइए, 28 तारीख को है संडे, इस दिन भी सेटलमेंट नहीं हो सकता। अगले दिन आ जाइए 29 जनवरी को, 29 जनवरी 2021 को। अब यहाँ 29 जनवरी को कहीं नहीं लिखा है कि छुट्टी है इंडिया में कि यूएस में, या कोई ऐसी छुट्टी नहीं होती है डिक्लेयर्ड, तो इसलिए सेटलमेंट 29 तारीख को जाकर के होगा। इस तरीके के क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछाते हैं। मैंने पूरा फंडा आपको समझाया कि क्या सोचना है आपको। देखिए 24 जनवरी को डील हुई, उस दिन था बुधवार। ठीक है, तो सेटलमेंट कब होना चाहिए? टर्म बेसिस पर है, अगले दिन टुमारो पे होना चाहिए, तो 25 को सेटलमेंट होना चाहिए था। लेकिन उस दिन दिया हुआ है क्वेश्चन में ही कि 25 तारीख को अमेरिका में यूएस में हॉलीडे है, तो 25 को सेटलमेंट नहीं हो पाया, और इस दिन हो गया बृहस्पतिवार। बुधवार को बात बनी थी, बृहस्पतिवार हो गया। 26 जनवरी आ गई। अब देखो 26 जनवरी हो गई, 15 अगस्त हो गया, और गांधी जयंती 2 अक्टूबर। इसको छुट्टी दी हो या ना दी हो मानना ही है आपको। ओके, तो 26 जनवरी को इंडिया में छुट्टी है, इसलिए इस दिन भी सेटलमेंट नहीं हो पाया फ्राइडे को। अब 27 तारीख को पहुंच गए, लेकिन 27 तारीख को सेटलमेंट होने के समय हमने देखा कि मार्केट आज क्लोज है क्योंकि सैटरडे है, तो हम चले जाएंगे 28 तारीख को। 28 तारीख को आप देखोगे मार्केट फिर क्लोज है क्योंकि संडे है, तो आप चले आओगे 29 तारीख को। फाइनल आपका सेटलमेंट 29 तारीख को होगा। ठीक है, 29 तारीख को। तो फ्रेंड्स जो है सेटलमेंट किस डेट को होगा? 29 तारीख को। इस तरीके के क्वेश्चंस 1 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं, और 29 तारीख वर्किंग डे है बोथ द कंट्री, इसलिए सेटलमेंट हो गया। ठीक है, तो मैंने समझा दिया आपको रेडी कैश, टर्म और स्पॉट विथ एग्जाम्पल डेट्स के साथ आए हैं, ताकि आपको डाउट ना बने, कोई दिक्कत ना हो। स्पॉट रेट क्या होता है? व्हेन द एक्सचेंज ऑफ करेंसी टेक प्लेस ऑन सेकेंड वर्किंग डे। सेकेंड वर्किंग डे, देखिए आज डील हुई मान लो 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को हमारी आपकी डील हुई, तो फर्स्ट वर्किंग डे क्या होगा? 2 दिसंबर होगा, और सेकंड वर्किंग डे क्या होगा? 3 दिसंबर होगा। अगर मैं मान लूँ कि कोई छुट्टी नहीं है, ना सैटरडे संडे पड़ रहा है, तो इस तरीके से चलना चाहिए। तो इसका मतलब 3 दिसंबर को हमारा अगर सेटलमेंट हो रहा है, या 3 दिसंबर को हम करेंसी का आपस में लेन देन कर रहे हैं, तो ये हमारा स्पॉट रेट पर सेटलमेंट हो रहा है। यही फंडा होता है। सेकेंड वर्किंग डे को 1 जनवरी को आपने डील की,
2 तारीख को होता तो टर्म रेट कहलाता, 2 की बजाय अगले दिन हो गया 3 तारीख को, तो उसे हम स्पॉट डील कहेंगे। 10 जून को आपने डील करी, 11 जून को अगर होता तो टर्म कहलाता, 12 जून को हो गया तो स्पॉट कहलाएगा। 4 अक्टूबर को आपने डील करी, 5 अक्टूबर को होता तो टर्म कहलाता, लेकिन हुआ कितनी तारीख को, 6 तारीख को, तो ये स्पॉट कहलाएगा। अब यहाँ पर भी बात ध्यान रखने वाली है कि सैटरडे संडे अगर पड़ गया तो छुट्टी रहेगी, अगर कोई हॉलीडे दिया है दोनों कंट्री वर्किंग होनी चाहिए प्लस सैटरडे संडे ऑफ रहना चाहिए, ये बात यहाँ पर भी लागू होगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 4 अक्टूबर को हुआ है और 6 को सेटलमेंट हो रहा है, अगर बीच में सैटरडे संडे पड़ेगा तो 6 को नहीं सेटलमेंट होगा। लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये मानते हैं कि 4 को भी वर्किंग है, 5 को भी वर्किंग है और 6 को भी वर्किंग है, हम ये मान लेते हैं एज्यूम करके, ताकि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ना बने। एक्चुअल सेटलमेंट अलग बात हो गई, लेकिन फंडा यही है, ठीक है। दुनिया भर में जो रेट कोट किए जाते हैं फ्रेंड्स, वो जो है आपके स्पॉट रेट ही कोट किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, दुनिया भर में जो रेट कोट किए जाते हैं, ना रेडी जल्दी से यूज होता है ना टर्म यूज होता है, ज़्यादातर स्पॉट रेट यूज होता है, क्योंकि 1 दिसंबर क्या होता है ना, टाइम जोन का डिफरेंस होता है, हमारे यहाँ दिन है वहाँ रात है, इसलिए 2 दिन का समय ले लेते हैं कि 1 दिसंबर को डील करी, चलो कोई नहीं 2 दिसंबर तुम भी आराम कर लो, 3 दिसंबर को फाइनल कर लेना है, ओके, ताकि यहाँ दिन है यहाँ रात है, ये वाली कहानी फंसे ना। इसलिए ज़्यादातर दुनिया भर में जो रेट कोट किए जाते हैं स्पॉट रेट कोट किए जाते हैं। और जो आपका आगे चलेंगे फॉरवर्ड रेट की बात करेंगे, फॉरवर्ड रेट भी स्पॉट रेट से ही निकाला जाता है, तो दुनिया भर में यूज स्पॉट रेट ही होता है। आइए समझते हैं फॉरवर्ड रेट क्या होता है। तो देखो फॉरवर्ड रेट का फंडा ये है, हमने देखा कौन कौन से रेट देखे, रेडी हमने देखा, रेडी या कैश देखा। रेडी या कैश का मतलब जिस डेट को डील हुई उसी डेट को सेटलमेंट है। हमने टर्म देखा, टर्म का मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट डे यानी टुमारो। स्पॉट देखा, स्पॉट का मतलब हुआ कि जो है टुमारो से 1 दिन और आगे, है ना, टर्म +1 कल और परसों में, ठीक है। अब अगर इसके बाद स्पॉट के बाद किसी और डेट पर अगर सेटलमेंट हो रहा है तो वहां पर फॉरवर्ड रेट लागू होता है। मतलब ये कि 1 जनवरी को आपने डील करी, 2 जनवरी को टर्म रेट लगता, 3 जनवरी को स्पॉट रेट लगता। अब अगर तुम 4 जनवरी को या 5 जनवरी को, 6 जनवरी को, 30 मई को, 15 दिसंबर को, 15 अगस्त को, यानी इस डेट से एक डेट आगे बढ़ जाओ, 3 जनवरी से आगे की कोई भी डेट 1 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल आगे बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस डेट से एक भी दिन अगर आगे बढ़ गए तो जो रेट कोट होगा फ्रेंड्स, वो कौन सा रेट कोट होता है, फॉरवर्ड रेट। कौन सा रेट कोट होगा, फॉरवर्ड रेट कोट होता है, ठीक है। तो यही बात यहां पर की गई है कि इफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी टेक प्लेस आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्पॉट डेट, आफ्टर ए पीरियड ऑफ स्पॉट डेट, अगर एक्सचेंज ऑफ करेंसी जो है स्पॉट डेट के बाद होती है तो उसे हम फॉरवर्ड रेट कहते हैं। कौन सा रेट कहते हैं, फॉरवर्ड रेट कहते हैं। फॉरवर्ड रेट्स आर जनरली एक्सप्रेस्ड बाय इंडिकेटिंग प्रीमियम आर डिस्काउंट ऑफ द फॉरवर्ड पीरियड। मतलब स्पॉट रेट में प्रीमियम या डिस्काउंट जो है जोड़ या घटा करके हम फॉरवर्ड रेट को रिप्रेजेंट करते हैं, यही बात कही गई है, प्रीमियम या डिस्काउंट को। तो अब सवाल यह है कि प्रीमियम क्या होता है और डिस्काउंट क्या होता है। देखो अगर मान लो मैं बोलूँ कि आज $1 70 रुपये का है, या स्पॉट रेट डॉलर का 70 है, स्पॉट रेट कितना है 70 रुपये, और आज से 3 महीने बाद, आज से 3 महीने बाद $1 हो जाएगा 80 रुपये का। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो मेरी ये करेंसी प्रीमियम पर है या डिस्काउंट पर है, ये बात होती है। देखो भाई आज 70 का है और आज से 3 महीने बाद खरीदता हूँ तो 10 रुपये ज़्यादा देने पड़ते हैं, मुझे प्रीमियम पे करना पड़ता है, तो मेरी करेंसी प्रीमियम पर है। अगर इसी जगह पर ये 80 रुपये ना लिख करके मान लो ये बोलते हैं कि हमारा जो है 65 रुपये का हो जाएगा, आज 70 रुपये का डॉलर है स्पॉट रेट में, 3 महीने बाद 65 रुपये का हो जाएगा, तो मेरी करेंसी क्या है, प्रीमियम पर है कि डिस्काउंट पर है। भाई डिस्काउंट हो गई, 70 रुपये की चीज़ 65 रुपये की हो गई, डिस्काउंट मार दिया हमने तो डिस्काउंट पर हो गई। बस यही बात यहाँ पर आपको प्रीमियम और डिस्काउंट में समझाने का प्रयास करूँगा। प्रीमियम, व्हेन द करेंसी इज कॉस्टलियर इन फॉरवर्ड आर से इन फ्यूचर वैल्यू डेट इट इज सेड टू बी प्रीमियम। अगर करेंसी भविष्य में महंगी हो रही है, आज $80 का है, कल 90 रुपये का अगर हो रहा है, तो भविष्य में क्या हो रहा है, ये फॉरवर्ड डेट में आगे बढ़ करके फ्यूचर डेट में ये महंगी हो रही है, तो हम कहेंगे कि वो करेंसी प्रीमियम पर है। ओके, इन केस ऑफ डायरेक्ट कोट, अगर डायरेक्ट कोटेशन है तो प्रीमियम को ऐड कर दिया जाता है, चाहे बाइंग रेट हो चाहे सेलिंग रेट हो। ठीक है, सेलिंग रेट और बाइंग रेट में प्रीमियम को हम ऐड करते हैं। क्या मतलब है, देखो $1 का है, ठीक है, और प्रीमियम मान लो 3 रुपये का है। प्रीमियम कितना है हमारा 3 महीने का 3 रुपये, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज से 3 महीने बाद मुझे 70 तो देना ही होगा, प्लस 3 रुपये प्रीमियम भी देना पड़ेगा, तो मुझे करेंसी 73 रुपये की मिलेगी। तो चाहे सेलिंग रेट हो चाहे बाइंग रेट हो, दोनों में प्रीमियम को ऐड किया जाता है, दोनों में जोड़ा जाता है, क्योंकि प्रीमियम है, महंगी है,
महंगा कब होगा? जब जोड़ोगे। सस्ता कब होगा? जब घटाओगे। तो डिस्काउंट को क्या करेंगे? घटाएंगे। डिस्काउंट को घटाते हैं और प्रीमियम को ऐड करते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया डिस्काउंट। इफ करेंसी इज चीपर इन फॉरवर्ड आर फ्यूचर वैल्यू डेट, आगे जा करके करेंसी सस्ती हो रही है। आज डॉलर 70 का है, आगे चल करके 60 रुपए का हो रहा है, 3 महीने बाद ये 60 रुपए का हो रहा है। आज कितने का है? 70 रुपए का है। इसका मतलब करेंसी हमारी सस्ती हो रही है, 10 रुपए सस्ती हो रही है, राइट। तो हम इसे क्या कहेंगे? हमारी करेंसी डिस्काउंट पर है। आज 70 रुपए की है, 3 महीने बाद 60 रुपए की हो गई, तो डिस्काउंट चला गया ना, डिस्काउंट मिल गया हमको। तो हमारी करेंसी किस पर है? डिस्काउंट पर है। और डिस्काउंट को क्या किया जाता है? घटाया जाता है। सोचो आज 70 रुपए है और 3 महीने का डिस्काउंट मान लो 10 रुपए का है, तो भाई 70 रुपए में से 10 रुपए घटाओगे तभी तो 60 रुपए आएंगे। जनरल सी बात है, सिंपल सी बात है। कोई चीज़ आज शर्ट खरीद रहे हो 100 रुपए का है, कल 120 रुपए का मिल रहा है, तो तुम्हारा शर्ट क्या हुआ? प्रीमियम पर चला गया। आज 100 रुपए का शर्ट है, कल को 25 रुपए का मिलेगा, तो 75 रुपए घट गए, तो वो डिस्काउंट पर आ गया। तो डिस्काउंट घटाते हैं और उसको जो है ये देखिए सब्सट्रैक्ट करते हैं। डिस्काउंट इज सब्सट्रैक्टेड या डिडक्टेड फ्रॉम बोथ द रेट्स बाइंग एंड सेलिंग रेट। डिस्काउंट को घटाते हैं, प्रीमियम को जोड़ते हैं। मैंने आपको ये बात समझाई हुई है, ठीक है। उसके बाद में नोट करिए, अब क्या होगा कि जैसे कई जगहों पर आपको जो रेट दिए रहेंगे प्रीमियम या डिस्काउंट, वो ऐसे ऐसे लिखा होगा। आपको पहचानना पड़ेगा कि ये प्रीमियम है या डिस्काउंट है। ये ऐसे लिखा हुआ है। मैंने लिख दिया 10-15, आप बताओ प्रीमियम है कि डिस्काउंट है? मैंने लिख दिया 25 और 10, ये प्रीमियम है या डिस्काउंट है? ये आपको पहचानना पड़ता है। तो वही बोल रहे हैं कि अगर प्रीमियम पर है तो पहले लो वैल्यू रहेगी, फिर हाई वैल्यू रहेगी। जैसे पहले 3 रुपये, फिर 3.5 रुपये, पहले 10 रुपीज़, फिर 15 रुपीज़, पहले 20, फिर 30। अगर ऐसा है, पहली वैल्यू अगर कम है, यानी ये बढ़ रहा है, ऐसे समझ लो ये बढ़ रहा है। बढ़ रहा है इसका मतलब ये प्रीमियम है। क्या है? प्रीमियम है। अगर मैंने लिखा 50 और 40, ये क्या हो रहा है? घट रहा है, ये डिस्काउंट पर है। मैंने लिखा 50 और 70, ये बढ़ रहा है, ये प्रीमियम है। क्लियर हो गई बात? कैसे समझोगे प्रीमियम? अगर बढ़ रहा है तो प्रीमियम है, घट रहा है तो डिस्काउंट है। ठीक है, यहाँ देखो सब जगह बढ़ रहा है। 10 से 15 हुआ, 20 से 30 हुआ, 3 से 3.5 हुआ, तो ये सभी के सभी आपके प्रीमियम पर है। डिस्काउंट में क्या होता है? पहली वैल्यू बड़ी होती है, दूसरी छोटी होती है। 1 रुपये 50 पैसे, 70, 50, 25, 15, हर जगह क्या हो रहा है फ्रेंड? हर जगह घट रहा है। तो अगर घटेगा तो उसे हम डिस्काउंट कहेंगे। ठीक है, ये घट रहा है तो ये डिस्काउंट पर है। ओके, तो अगर लिखा हुआ मिल जाए तो आप पहचान लोगे ना कि प्रीमियम की बात हो रही है कि डिस्काउंट की बात हो रही है। मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो जाएगा। फॉरवर्ड रेट्स आर कोटेड इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड मार्जिन और फॉरवर्ड डिफरेंशियल। ठीक है, जो फॉरवर्ड रेट होते हैं फ्रेंड्स, उनको कोट किया था कि इस टर्म में फॉरवर्ड मार्जिन या फॉरवर्ड डिफरेंशियल के उसमें। फॉरवर्ड डिफरेंशियल वही आपका डिस्काउंट वाली बात हो गई। एग्जाम्पल दिया, स्पॉट यूरो, 1 यूरो इतने डॉलर का है, तो ये आपका बाइंग रेट हो गया। और ये अगर 90 इसको रिप्लेस कर दोगे 1.2190, तो ये आपका सेलिंग रेट हो गया, ये आपका बाइंग रेट हो गया। 1 मंथ फॉरवर्ड आपको लिखा हुआ है 35 और 32, 2 मंथ फॉरवर्ड का लिखा हुआ है इतना, 3 मंथ फॉरवर्ड लिखा हुआ है 110 और 107। अब देखो इसमें ये प्रीमियम पर है करेंसी या डिस्काउंट पर है? बताओ, प्रीमियम पर है या डिस्काउंट पर है? देखो डिस्काउंट पर है। क्यों? क्योंकि ये घट रहा है। देखो सब जगह घट रहा है, तो ये डिस्काउंट पर करेंसी है। 1 मंथ फॉरवर्ड भी डिस्काउंट पर है, 2 मंथ फॉरवर्ड भी डिस्काउंट पर है, 3 मंथ फॉरवर्ड भी डिस्काउंट पर है हमारी ये करेंसी। बेस करेंसी कौन सी है? यूरो। तो कौन सी करेंसी डिस्काउंट पर है? यूरो डिस्काउंट पर है। ध्यान देंगे इस बात को। बेस करेंसी कौन सी है? यूरो। तो यूरो डिस्काउंट पर है। ध्यान रखिए, यूरो और डॉलर दोनों में कोटेशन दिया है, तो अगर यूरो डिस्काउंट पर है फ्रेंड, तो डॉलर जो है प्रीमियम पर होगा। एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, ये मार्केट ऐसे ही चलती है। एक कमजोर है तो दूसरा मजबूत है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं पालनी है, क्योंकि कोटेशन यूरो की है, बेस करेंसी यूरो है और यहाँ पर डिस्काउंट दिख रहा है, इसका मतलब यूरो डिस्काउंट पर है। अगर यूरो डिस्काउंट पर है तो दूसरी करेंसी प्रीमियम पर होगी। ये 100% बात सही होती है। तो 1 मंथ फॉरवर्ड में आपका ठीक है 35 और 32, 2 मंथ फॉरवर्ड में 72 और ये। और मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, डिस्काउंट को घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। तो अगर मान लो मुझे ये निकालना हो जाए 1 मंथ फॉरवर्ड का रेट, तो मैं क्या करूँगा, बिड वाला, मान लो मैं बाई वाला रेट, बिड वाला 1.2180 लिखूंगा। यहाँ कितना है? 35, तो मैं यहाँ 35 लास्ट में लिखूंगा, 0.00 लगा दूंगा। ये मैंने आपको समझाया था कि कैसे रीड करते हैं, हाउ टू रीड कोड में ये बात बताई थी कि कैसे लिखा। अब यहाँ घटा देंगे। क्यों घटा देंगे भाई? क्योंकि ये जो है आपका डिस्काउंट पर है। किस पर है? ये डिस्काउंट पर है, इसलिए घटा देंगे। ओके, तो ये हो गया। इट इज अंडरस्टैंडेबल इफ करेंसी इज एट प्रीमियम
टू अनदर करेंसी। ये वही बात मैंने कहा कि अगर एक करेंसी दूसरी करेंसी के अगेंस्ट में प्रीमियम पर है तो दूसरी करेंसी डिस्काउंट पर होगी। ये बात मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। ये बोल रहे हैं ठीक है, देखो, इन द अबव एक्सचेंज रेट कोटेड यूरो इज एट डिस्काउंट एंड हेंस यूएस डॉलर इज एट प्रीमियम। मैंने बताया था ना कि यूरो डिस्काउंट पर है इसलिए यूएस डॉलर प्रीमियम पर होगा। ये बात मैं पहले ही बता चुका कि बैंक हमेशा लो पे बाई करता है और सेल करता है हाई पे, बैंक, कस्टमर नहीं, ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं कि वी कैन बाई यूएस डॉलर 1 मंथ फॉरवर्ड एट। हमें क्या करना है, देखो थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन दूर करने की ज़रूरत है। हमें क्या करना है, बाई करना है। वी कैन बाई यूएस डॉलर, ठीक है, ठीक है, 1 मंथ फॉरवर्ड एट, ये देखिए यहाँ पर ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ओके। ये यूरो नहीं बाई करना है, सॉरी यूएस डॉलर नहीं बाई करना है, यूरो बाई करनी है। क्यों? क्योंकि देखो 1 यूरो का दाम ये निकाल रहे हैं, ना कि 1 डॉलर का दाम निकाल रहे हैं, ओके। तो ये गलत छपा हुआ है, बुक में मिसप्रिंट है, इसको सही करने की ज़रूरत है। यहाँ वी कैन बाई यूरो, देखिए, ठीक है। अब इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो आसान हो जाएगा, वरना फिर कन्फ्यूजन कभी मिटेगी नहीं। देखो वी कैन बाई यानी हम खरीद सकते हैं 1 यूरो, हमें 1 यूरो खरीदना है, बाई करना है। तो क्या हम बैंक हैं? नहीं, हम कस्टमर हैं। तो अगर हम यूरो बाई करेंगे तो बैंक क्या करेगा, यूरो सेल करेगा। बैंक क्या करेगा, यूरो सेल करेगा। थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात को, मैं क्यों कह रहा हूँ, ये रेट हमने क्यों लिया हुआ है। वापस आइए, देखिए यहाँ हमारे पास बाइंग रेट है, ठीक है, हमारे पास सेलिंग रेट है। देखो ये बाई करने का रेट है और ये सेल करने का रेट है। सेल करने वाला रेट मैं लिख दूं अगर 1.2190, 1.2190 ये बाइंग रेट है और ये सेलिंग रेट है। जब हम वहाँ जा रहे हैं तो कह रहा है कि आप 1 यूरो बाई करना चाहते हैं, 1 यूरो बाई करना चाहते हैं। तो अगर 1 यूरो बाई करना चाहते हो तो बाई करने का रेट तो ये होना चाहिए, तो 1.2180 लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप वहाँ देखोगे तो 80 ना लेकर के ये वाला रेट लिया हुआ है। देखिए, आइए यहाँ देखिए, यहाँ पर ये 90 वाला लिया है, ये तो सेलिंग वाला ले लिया। कहाँ गड़बड़ हो गई सर, यहाँ तो 80 होना चाहिए था। ऐसा इसलिए है फ्रेंड, मैं वही आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होगा, ये यहाँ पर फिर से देखिए, हम चूँकि कस्टमर या हम यूरो बाई करना चाहते हैं, हम यूरो बाई करना चाहते हैं, तो हमें देखना होगा कि बैंक क्या करना चाहता है। अगर मैं यूरो बाई करूँगा तो बैंक यूरो सेल करेगा, भाई सीधी सी बात है। अगर मैं मोबाइल बाई करूँगा तो दुकानदार मुझे जो है मोबाइल सेल करेगा। ये तो सीधा सा लॉजिक है, एक बेचेगा तो एक खरीदेगा। तो अगर कस्टमर बाई करना चाहता है तो बैंक बेचना चाहता है, और बैंक हमेशा क्या करता है, बैंक हमेशा बाई लो और सेल हाई में चलता है, सस्ते में खरीदता है और महंगे में बेचता है। सेल करना है इसलिए महंगे में बेचेगा, इसीलिए वहाँ पर रेट 1.2190 लिया गया है, ठीक है। अब चूंकि सेल कर रहा है, 1 महीने बाद सेल करना है, तो ये 32 जो है यहाँ पर यूज होगा, 32 और 00 लग जाएगा। अब चूंकि हमारी करेंसी डिस्काउंट पर है, डिस्काउंट को घटाते हैं, 100 रुपये की चीज़ पर 20 रुपये का डिस्काउंट है, तो 20 रुपये घटा करके तब 80 निकलता है, तो इसलिए इसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको रेट मिल जाएगा कि जो है कितने में बैंक सेल करेगा या कितने में कस्टमर बाई करेगा। इसीलिए वहाँ पर 90 वाला रेट लिया गया है, 80 वाला नहीं लिया गया है। अब ये आप बुक पढ़ करके कभी पकड़ नहीं पाएंगे, कभी समझ नहीं पाएंगे, मैंने जो आपको यहाँ पर बात बताई हुई है। बुक में वो क्लियरिटी देते ही नहीं है। पहली बात तो यही गलत छपा हुआ है, बाई यूरो करना चाहते हो, देखो सेल यूरो, इसमें क्या होगा, देखो आप यूरो सेल करना चाहते हो, यानी कस्टमर यूरो सेल करना चाहता है। तो अगर कस्टमर यूरो सेल करना चाहता है तो बैंक क्या करेगा, भाई बैंक क्या करेगा, यूरो को बाई करेगा। बैंक क्या करेगा, यूरो को बाई करेगा। और बैंक हमेशा क्या करता है, बाई लो करता है, सस्ते में खरीदता है, इसलिए सस्ता वाला रेट लगा हुआ है। देखिए 80, सस्ता वाला रेट 80 लगा हुआ है। हमने कहा आपको कि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। बैंक क्या चाहता है, तुम यूरो सेल करने आए हो, ठीक है, अच्छी बात है, तुम सेल करोगे तो बैंक बाई करेगा, बैंक अगर बाई करेगा तो सस्ते वाले रेट पे बाई करेगा। अब चूंकि डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, इसलिए उसको घटा दिया हमने, ठीक है, 35 घटा दिया। देखो बाई वाला रेट लिया ना हमने, बाई लो वाला लिया, देखो यहाँ पर ये, तो 35, इसमें से 35 घटाएंगे, इसमें से 32 घटाएंगे, तो 1 मंथ का फॉरवर्ड निकला है। इसी तरीके से आप चाहो तो 3 मंथ का फॉरवर्ड निकाल लीजिए, 3 मंथ का भी फॉरवर्ड निकला जा सकता है। मान लो
एक एग्जांपल देते हैं। एक कस्टमर है, वो 1 यूरो बाई करना चाहता है, 1 यूरो बाई करना चाहता है, लेकिन 3 महीने बाद 1 यूरो बाई करेगा, लेकिन 3 महीने बाद। तो क्या रेट कोट करोगे आप? कस्टमर 1 यूरो बाई करना चाहता है, इसका मतलब बैंक क्या करेगा? 1 यूरो फ्रेंड्स सेल करेगा। बैंक क्या करेगा? 1 यूरो को बेच देगा। 1 यूरो बेचेगा तो सेल कैसे करता है? बैंक हमेशा महंगे में बेचता है। तो ये वाला रेट 1.2190 ये रेट लगा देगा वो। उसके बाद में चूंकि हमारी करेंसी डिस्काउंट पर है, तो ये वाला डिस्काउंट इस पर लगा देंगे। 107 यहाँ लिख दीजिए, बस इसको घटा दीजिए। 3 मंथ फॉरवर्ड रेट आपका निकला है। बताओ यहाँ पर कोई डिफिकल्टी है? नहीं है ना? समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको बता ही दिया कि एक करेंसी अगर महंगे पे है, दूसरी करेंसी सस्ते पर होती है। ठीक है, वी कैन सेल यूरो। ओके, तो बस यहीं पर ही ये लेक्चर हमारा खत्म होता है। होप है फ्रेंड्स कि आपको काफ़ी सारी बातें यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज की क्लियर हुई होंगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक वगैरह करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।